देखिए भाई, क्वेश्चन क्या है इसको समझिए पहले। आपको इस तरह का एक डायग्राम गिवन है। इस डायग्राम के अंदर आपसे बोला जाता है कि बेसिकली यहाँ पर मैंने एक कंपोजिट स्लैब यूज की है। इसमें इस वाले पोर्शन में जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है। इस वाले पोर्शन में जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 है। दो कोहेरेंट लाइट वेव्स थी, एक ये दिखाई गई है, एक ये दिखाई गई है। सिंपली इनको रिप्रेजेंट किया है हमने ऐसे। दोनों ही लाइट वेव्स कोहेरेंट थी, एज वेल एज इनके बीच में जो इनिशियल फेज डिफरेंस था वो 0 है, विद नो फेज डिफरेंस इनिशियली मेंशन है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है। अब जब ये दोनों ऐसे एंटर करेंगी तो ये इस मीडियम के अंदर ट्रेवल कर रही है, ये इस मीडियम के अंदर ट्रेवल कर रही है। दोनों जब बाहर निकलेगी इस पॉइंट पर, दोनों एक साथ एंटर की, दोनों अब जब बाहर निकलेंगी तो इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा ये हमको बताना है। अब आपको पता है कि भाई फेज डिफरेंस अगर हमें निकालना हो तो पाथ डिफरेंस की हेल्प से बहुत ही इजीली हम फेज डिफरेंस लिख लेते थे। अगर हमें दो वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस पता हो तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते थे। बट अभी ये फॉर्मूला यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं रह गया, क्योंकि ये जो वेव है ये इस मीडियम के अंदर ट्रेवल कर रही है, ये डिफरेंट मीडियम के अंदर ट्रेवल कर रही है। तो डिफरेंट मीडियम के अंदर ट्रेवल्ड पाथ जो है उनको हम कंपेयर नहीं कर सकते। हमें इन दोनों ही पाथ्स को किसी सेम मीडियम के इक्विवेलेंटली लाने होंगे। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, वेव वन ने इसके अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल की है वो अगर टी एज्यूम, अच्छा ये थिकनेस भी हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ये थिकनेस हमें क्वेश्चन के अंदर दोनों ही शीट्स की गिवन है टी। अगर ये थिकनेस हम टी एज्यूम कर टी है अगर, तो जब ये म्यू1 मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम के अंदर टी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है ये वेव वन, तो इक्विवेलेंटली इसका जो ऑप्टिकल पाथ होगा, ऑप्टिकल पाथ फॉर वेव वन, वो मैंने आपको बताया वेव वन के लिए ऑप्टिकल पाथ निकालना है। कैसे निकालेंगे, कल मैंने आपको बताया था कि अगर डी डैश डिस्टेंस ट्रेवल की जा रही है तो म्यू टाइम्स ऑफ डी होता है ऑप्टिकल पाथ। तो इसका ऑप्टिकल पाथ क्या हो जाएगा, तो सिंपली इसका ऑप्टिकल पाथ होगा म्यू वन इंटू टी। इसी तरह से ऑप्टिकल पाथ फॉर वेव टू कितना होगा, म्यू टू टी। मीन्स जितने टाइम में इस वेव ने ये वाली लेंथ ट्रेवल की उतने ही टाइम में ये एयर में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती, इतनी। समझ पा रहे हैं, ये है सिंपली ये रिलेशन। जितने टाइम में वेव टू ने ये डिस्टेंस ट्रेवल की है टी, उतने ही टाइम में इस ये वेव टू एयर में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती, ये है म्यू टू टी। इसको ही हम ऑप्टिकल पाथ बोल रहे हैं। तो ये ऑप्टिकल पाथ आपने दोनों के निकाल दिए हैं। दैट मीन एयर में है ये पाथ ट्रेवल इतना, अगर आप मान के चल रहे हैं तो फिर पाथ डिफरेंस सिंपली आप कैसे लिखेंगे, म्यू वन डिफरेंस म्यू टू इंटू टी। डेल्टा एक्स की ये वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, तो 2 पाई/लैम्डा म्यू1 डिफरेंस म्यू2 इंटू टी, दिस विल बी द फेज डिफरेंस। ठीक है, ओके। देखिए इसका क्या यूज है, तो मैंने हेडिंग क्या डाली थी, व्हेन वन ऑफ द स्लिट्स इज कवर्ड बाय द ट्रांसपेरेंट शीट। तो मेन पार्ट यही था। अब इसको समझने के लिए हमें इस ऑप्टिकल पाथ के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ा। तो अब डायग्राम में ड्रॉ करता हूँ एग्जैक्टली पूरा क्या है। तो बेटा ये थी हमारे पास स्क्रीन, ये था प्लेन ऑफ स्लिट्स, यहाँ पर कहीं है सोर्स, एंड ये मैंने यहाँ पर स्लिट्स फॉर्म कर रखे हैं, S1 S2। सोर्स से अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे स्क्रीन पर, तो पॉइंट O, दैट मीन सेंटर ऑफ द स्क्रीन, हम इसको बोल रहे हैं। दोनों ही स्लिट्स के साइजेस हम सेम लेकर चलते हैं बाय डिफॉल्ट हम इनके साइजेस को सेम लेकर के चलते हैं। इस तरह का अरेंजमेंट था। आपको पता है कि बेसिकली यहाँ से अगर लाइट जाएगी तो इस पॉइंट O तक दोनों ही सोर्सेस से जो लाइट गई होगी, दोनों ही स्लिट्स से जो लाइट गई होगी, इक्वल टाइम पे पहुंची होगी। तो पॉइंट O तक इक्वल पाथ ट्रेवल किया इन लोगों ने, इसलिए सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज यहाँ पर बन रही थी। हमने क्या चेंज किया, थोड़ा सा हमने इस वाले स्लिट के सामने एक थिन शीट रख दी है। अब ये शीट ना होकर के स्लैब भी हो सकता है, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। बाकी पोर्शन में अभी भी एयर है, सिर्फ इस वाले स्लिट के सामने हमने एक ग्लास स्लैब को रख दिया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट समझिएगा, पॉइंट क्या है। जब आप अब देखेंगे यहाँ से जो लाइट गई है S1, एंड S1 से जो पहुंची होगी, यहाँ से जो लाइट गई है देखिए S1 पे, और S1 से जो पहुंची होगी पॉइंट O पर, और यहाँ से जो लाइट गई S2 से पहुंची होगी पॉइंट O पर। इन दोनों लाइट्स को कंपेयर करिए।
आपको यहाँ पे क्लियरली दिखेगा कि इस वाली लाइट ने जो पाथ ट्रेवल किया है, लाइट जो S2 से जा रही है, इसने जो पाथ ट्रेवल किया है एंड इसने जो पाथ ट्रेवल किया है, अब ये दोनों पाथ इक्वल नहीं रह गए। फिजिकल पाथ नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑप्टिकल पाथ। ऑप्टिकल पाथ इक्वल नहीं रह गया क्योंकि इसने इस वाले पोर्शन में किसी डिफरेंट मीडियम के अंदर ट्रेवल किया है डिस्टेंस। तो ऑप्टिकल पाथ यहाँ पर जो है इक्वल नहीं रहेगा, डिफरेंट हो गया कुछ। बताइए, समझ पा रहा है ना? है ना? तो हमें अगर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन बतानी है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज अब इस पोजीशन पे नहीं बनेगी, किसी और पोजीशन पे बनेगी, किसी डिफरेंट पोजीशन पे बनेगी। कहाँ पे बनेगी? जहां पर दोनों के ऑप्टिकल पाथ एग्जैक्टली सेम होंगे उस पोजीशन पर। बताइए, समझ पा रहे हैं? जहां पे एग्जैक्टली दोनों के ऑप्टिकल पाथ सेम होंगे उस पोजीशन में बनेगी। अब मान लेते हैं लेट ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज यहां नहीं बन रही है, मैंने अज्यूम कर लिया कि लेट यहां पर पॉइंट ओ से एक्स डैश डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, पॉइंट पी। इस पॉइंट पी पर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बन रही है, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूं। अब एक्स की वैल्यू देखो बेटा, पॉजिटिव एक्स डैश की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, मुझे नहीं पता। अभी मैंने ये मान लिया कि लेट यहां पर पॉइंट पी पर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बन रही है, तो ये मैंने पोजीशन दिखा दी है, जो लाइट वेव्स आ रही होंगी ये मैंने दिखा दी है ऐसे। ठीक है, ओके। क्या करेंगे? तो आपको पता है पॉइंट पी पर अगर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बननी है तो उसके लिए जरूरी है कि ऑप्टिकल पाथ जो ट्रेवल किया गया होगा यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर के यहां तक, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, है ना? तो मैं ये लाइन लिख देता हूं, टू फॉर्म सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एट पी, ऑप्टिकल path from both slits at P must be same. That means optical path difference क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो उसके लिए जरूरी है, उसके लिए क्या जरूरी, देखिए यहां से यहां तक का तो पाथ दोनों का सेम है ही, केवल S1 से P और S2 से P वाले पाथ को कंपेयर कर लेते हैं। तो S1 से P तक का जो पाथ है वो इन स्लैब पार्शियली इसने स्लैब में ट्रेवल किया डिस्टेंस, एंड S2 से P ये डिस्टेंस ये पूरी की पूरी एयर में ट्रेवल्ड है ना? ये दोनों डिस्टेंसेस आपस में इक्वल होनी चाहिए। अब S1P वाला जो पार्ट है, S1P वाले पार्ट को देखो, मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूं। देखिए कैसे, S1P वाले डिस्टेंस में जो T लेंथ है वो किसमें ट्रेवल की है बेटा? इसने ग्लास में। एंड S1P माइनस टी, समझिएगा यहां से यहां तक की जो टोटल ये लेंथ थी ये S1P थी, उस S1P में से T कम कर दो तो बचा हुआ जो लेंथ है S1P माइनस टी, ये किस में ट्रेवल की इसने? एयर में। बताओ समझ में आ रही है बात? इस तरफ देखें राइट हैंड साइड में, तो S2P डिस्टेंस उसने ट्रेवल की है वो भी एयर में। ठीक है ना? बताओ ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? ओके। अब ये जो पार्ट है देखो, ये तो ऑलरेडी एयर में है, ये भी एयर में है, कंपेरेबल है, बट ये ग्लास में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो डिफरेंट मीडियम के अंदर ट्रेवल डिस्टेंस होती है उनका हम ऑप्टिकल पाथ निकालते हैं। तो इसका ऑप्टिकल पाथ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? तो टी इन ग्लास का मतलब हुआ, म्यू का मल्टीप्लाई कर दे तो म्यू इंटू टी इन एयर बन जाएगा ये। बताइए, ऐसा लिख सकते हैं? ठीक है ना? गेटिंग माई पॉइंट? ऐसे लिख सकते हैं बेटा? अब ऐसे लिखने के बाद ये जो रिलेशन आपको दिख रहा है, इस रिलेशन में क्लियरली दिख रहा है कि मैं अगर S1P माइनस S2P निकालूं, देखो मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, इसको इधर ले आओ। सारे एयर में है, अब एयर में है तो मुझे अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, मैं चाहूँ तो इसको हटा भी सकता हूँ ऐसे, है ना? तो S2P माइनस S1P इस तरफ ले आया मैं, बाकी पोर्शन को इस तरफ रहने दिया, तो म्यू माइनस 1 इंटू टी बन गया इस तरफ। तो ये लिखा है S2P माइनस S1P इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू टी। ये बन गया रिलेशन। S2P माइनस S1P क्या होता था? अगर आप उस वाले कॉन्सेप्ट को याद करेंगे कि लेट यहाँ पर अगर पॉइंट P जो है उसकी एंगुलर पोजीशन इस रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में थीटा एंगल पर है, तो आप बोलेंगे भाई S2P माइनस S1P ये हो जाएगा d साइन थीटा। याद है क्या? मैंने बताया था आपको, इसको याद रखिए, d साइन थीटा हो जाएगा ये।
है ना? बताओ बेटा, ये डी साइन थीटा हो जाएगा सिंपली। यस सर। थीटा की स्मॉल वैल्यू के लिए साइन थीटा टैन थीटा के इक्वल होगा, एंड अगर ये डिस्टेंस डी है तो इस ट्रायंगल के अंदर टैन थीटा, इस ट्रायंगल के अंदर टैन थीटा कितना होगा? एक्स डैश अपॉन कैपिटल डी हो जाएगा, है ना? तो यहाँ से मैं साइन थीटा को टैन थीटा लिख रहा हूँ, और टैन थीटा इक्वल होगा एक्स डैश अपॉन कैपिटल डी, ये इक्वल होगा म्यू माइनस 1 इंटू टी। यहाँ से एक्स डैश की वैल्यू इक्वल आ रही है म्यू माइनस 1 इंटू टी इंटू डी बाय स्मॉल डी। ओके, ये लेंथ यहाँ पर मिली है मुझे, मतलब एक्स डैश की ये वैल्यू मिली है। एक्स डैश की ये वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है? पॉइंट P इज द पोजीशन ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। अगर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इस स्लैब के रखने से पॉइंट O से शिफ्ट होकर के पॉइंट P पर आ गई है, तो क्या सिर्फ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ही आई होगी, बाकी के फ्रिंजेस नहीं आई होंगी? तो आप बोलेंगे बिल्कुल, बाकी की जो फ्रिंजेस हैं वो भी तो साथ में आई होंगी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के साथ। तो पूरा का पूरा जो पैटर्न था यहाँ पर, लेट अगर यहाँ पे ऐसा कुछ पैटर्न था, देखिए ऐसा कुछ पैटर्न मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, मान लेते हैं कि ऐसा कुछ पैटर्न था यहाँ पे फ्रिंजेस ऐसी थी, कुछ ऐसी फ्रिंजेस थी, ठीक है बेटा? ये है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इनिशियली, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, सेकंड ब्राइट फ्रिंज, थर्ड ब्राइट फ्रिंज, है ना? ऐसे था, इधर भी फर्स्ट, इधर भी सेकंड, इधर भी थर्ड, ठीक है? तो जब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इस तरह से, देखो ऐसा था पैटर्न, जब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज शिफ्ट होकर के यहाँ पर आ गई है, तो बाकी की भी फ्रिंजेस इसी के साथ साथ शिफ्ट हो गई होंगी ऊपर की तरफ, पॉइंट P की तरफ। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि बेसिकली जब हम इस तरह से स्लैब को रख रहे हैं, तो स्लैब की वजह से पूरा का पूरा इंटरफेरेंस पैटर्न बाय दिस डिस्टेंस एक्स डैश शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है? तो आप ये याद रख सकते हैं, द कंप्लीट इंटरफेरेंस पैटर्न shift by this distance x dash towards the screen in front of the complete interface pattern shift by this distance x dash towards the slit side, which is covered by slab। बेसिकली पूरा पूरा पैटर्न किधर शिफ्ट हुआ होगा? एक्स डैश डिस्टेंस शिफ्ट होगा, वो भी किस तरफ? जिस तरफ आपने स्लिट को कवर किया है उस तरफ। आपने ऊपर वाले स्लिट को कवर किया है, इसलिए पैटर्न ऊपर शिफ्ट हुआ है। अगर यही स्लैब मैं नीचे वाले स्लिट के सामने रखता तो पूरा पूरा पैटर्न इसी डिस्टेंस से नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता। समझ पा रहे हैं? ओके, अब इस चीज को हम एक फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी आपको ये समझना है कि यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न जो है उसमें और कोई चेंज आने वाला नहीं है, और किसी भी तरह का कोई भी चेंज आने वाला नहीं, सिर्फ पैटर्न शिफ्ट होगा। फ्रिंज विड्थ उतनी ही रहेगी, बाकी सारे जो पैरामीटर्स थे, बाकी सारी जो क्वांटिटीज थी, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ पोजीशंस में चेंज आया है। ओके, तो यहाँ पर एक पॉइंट और आता है कि यहाँ पर लेट पूरा पूरा पैटर्न 2 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया, एंड फ्रिंज विड्थ अगर बीटा थी पहले, तो अभी भी फ्रिंज विड्थ बीटा ही है। तो इक्विवेलेंटली पूरा का पूरा पैटर्न कितने फ्रिंज के इक्विवेलेंटली शिफ्ट हो गया, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो इसको भी हम लिख सकते हैं इसी फॉर्म में, नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट। ये कैसे लिखेंगे? तो सिंपली एक्स डैश शिफ्ट हुआ है पूरा पूरा पैटर्न, लेट एक फ्रिंज की फ्रिंज विद बीटा थी, तो एक्स डैश बाई बीटा, इतने फ्रिंज के इक्विवेलेंटली शिफ्ट हुआ है, तो एक्स डैश बाई बीटा कर दिया। एक्स डैश म्यू माइनस 1 इंटू टी इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी डिवाइडेड बाय बीटा, बीटा की वैल्यू डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। ये कैंसिल, सब कुछ सॉल्व हो गया। यहाँ से आपको ये रिजल्ट मिलेगा इक्वल
म्यू -1 टी बाई लैम्डा, इतने नंबर ऑफ फ्रिंजेस के इक्विवेलेंटली शिफ्ट यहाँ पर आपको मिलने वाला है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। The central bright fringe of interference pattern produced by light of wavelength 6000 angstrom is found to shift to the position of fourth bright fringe after a glass plate जिसका refractive index given है 1.5 is introduced in front of one slit in YDSE. Find the thickness of plate. ऐसा कुछ केस है कि भाई यहाँ पर जो डायग्राम था मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। देखिए ऐसा कुछ केस था। इनिशियली जब यहाँ पर हमने कोई भी ग्लास प्लेट को इंसर्ट नहीं कर रखा था, उस सिचुएशन में जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज थी वो कहां पर बन रही थी, वो सिंपली पॉइंट ओ पे बन रही थी। एंड यहाँ पर कहीं कोई पोजीशन होगी जहां पर फोर्थ ब्राइट फ्रिंज बन रही थी, ये इस तरह से। ये देखिए यहाँ पर कहीं पोजीशन होगी जहां पर फोर्थ ब्राइट फ्रिंज बन रही थी, ये है ना। दिस इज द पोजीशन, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज बन रही थी। हमने क्या किया, हमने सिंपली यहाँ पर एक ग्लास प्लेट को इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद हमने देखा जहां पर फोर्थ ब्राइट फ्रिंज बन रही थी वहां पर अब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनने लगी है। तो दैट मीन पैटर्न पूरा शिफ्ट हो गया है। बोलो बेटा, पूरा पैटर्न शिफ्ट हो गया ना। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज यहाँ से शिफ्ट होकर के यहाँ पर इस पोजीशन पे पहुंच गई इस ग्लास प्लेट को रखने के बाद। आपसे मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पर बताइए थिकनेस कितनी होगी प्लेट की। तो टोटल कितनी फ्रिंजेस शिफ्ट हुई हैं, अगर मैं पूछूं टोटल कितनी फ्रिंजेस शिफ्ट हुई हैं, तो भाई ऐसे ही तो कुछ था। यहाँ पर पहले एक ये थी, यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, टोटल 4 फ्रिंजेस थी। कितनी फ्रिंजेस शिफ्ट हो गई हैं, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो 4 फ्रिंजेस के इक्विवेलेंटली शिफ्ट हुआ है पूरा। बताइए ठीक है ना, समझ पा रहे हैं? बताइए 4 फ्रिंज के इक्विवेलेंटली शिफ्ट हो गया, 4 फ्रिंजेस के इक्विवेलेंटली शिफ्ट हो गया। तो आप बोलेंगे कि भाई शिफ्ट जो हुआ है, शिफ्ट वो कुछ इस तरह से हो गया है कि नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट का रिलेशन अभी हमने लिखा था म्यू -1 टी बाई लैम्डा इक्वल होगा नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट। तो म्यू 1.5 -1 into t thickness divided by wavelength of light is given 6000 angstrom. तो 6 into 10 की पावर -7 ये इक्वल होगा 4 के। इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो t की वैल्यू कितनी आ रही है, तो t की वैल्यू आ जाएगी 24 into 10 to the power -7 अपॉन 0.5। t की वैल्यू कितनी आ रही बेटा तो ये आ जाएगी 48। कितना आ रहा है, 48 into 10 to the power -7। तो t की वैल्यू आपको 4.8 माइक्रोमीटर मिलने वाली है। बताइए ठीक है, आ जाएगी ना, क्लियर है? Yes. 4 देखिए, when both slits are covered with 2 slabs of different material, इस केस में क्या होगा, अगर हम दोनों ही स्लिट्स को कवर कर देंगे तो क्या होगा। तो आपको पता है भाई, अगर लेट हम S1 वाले स्लिट को कवर करेंगे सिर्फ, तो हमने देखा कि फ्रिंज का पैटर्न ऊपर शिफ्ट होना चाहिए सपोज। तो वैल्यू हमें मिल रही है μ1 -1 into t1। देखिए डायग्राम अच्छा मैं ड्रॉ कर देता हूँ, डायग्राम भी देख लीजिए। इस तरह का कुछ डायग्राम मैंने बनाया हुआ है कि सपोज यहाँ पर ये है स्क्रीन, ये है स्लिट्स, ये है नॉर्मल जो हम ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर है सोर्स,
एंड यहाँ पर है स्लिट्स ऐसे S1 S2। मैंने बोला आपसे कि यहाँ पर जो S1 था, इस S1 को मैंने कवर कर दिया है इस वाले स्लैब से, एंड S2 को कवर कर दिया मैंने इस वाले स्लैब से। दोनों की थिकनेस डिफरेंट हो सकती है, T1 एंड T2 मैंने एज्यूम कर लिए। दोनों के मीडियम जो हैं उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 एंड μ2 ले लिए हैं मैंने। अब सिर्फ अगर मैं S1 को कवर करता, समझ पा रहे हैं ना डायग्राम, बाकी सारी चीजें नोन है, वही है, सेम है, कैपिटल डी, स्मॉल डी एंड ऑल। अगर मैं सिर्फ S1 को कवर करता तो इन दैट केस क्या होने वाला था, अगर सिर्फ S1 को कवर करते तो पूरा पूरा पैटर्न ऊपर शिफ्ट होता बाय x1 डैश डिस्टेंस, मैंने यहाँ पर एज्यूम कर लिया, लेट यहाँ x1 डिस्टेंस शिफ्ट होता पूरा पूरा पैटर्न ऊपर, तो μ1 -1 इंटू T1, ये शिफ्ट इतने डिस्टेंस से शिफ्ट होता है ये पूरा पूरा पैटर्न, सॉरी ये μ1 -1 इंटू T1 इंटू d/d, इतने डिस्टेंस से ये पूरा पूरा पैटर्न शिफ्ट हो जाता ऊपर की तरफ। हम अगर सिर्फ नीचे वाले को कवर करते बाय दिस स्लैब, ऊपर वाले को फ्री रखते, कवर नहीं करते, तो पूरा पूरा पैटर्न नीचे शिफ्ट होता बाय द डिस्टेंस μ2 -1 T2 इंटू d माइनस स्मॉल डी। अब क्या होगा अगर आपने दोनों को ही कवर कर दिया, बताइए क्या होगा? तो आपको आइडिया लग गया होगा अब तक कि भाई अगर हम दोनों को ही कवर कर देंगे तो दोनों की ही बात करेंगे, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी द नेट शिफ्ट। अब अगर x1 ज्यादा है तो पूरा पूरा पैटर्न ऊपर शिफ्ट हो जाएगा बाई x डैश, एंड अगर x2 ज्यादा है तो पूरा पूरा पैटर्न नीचे शिफ्ट हो जाएगा बाई x डैश। ठीक है ना, बाकी सारी चीजें सेम है। नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट लिखेंगे अगर, तो वो अभी भी वैसे ही लिखेंगे, x डैश अपॉन बीटा, ये अभी भी वही आने वाला है। ठीक है, ओके। तो ये था केस फोर्थ। केस फिफ्थ देखिए, फिफ्थ वेरिएशन क्या है? फिफ्थ वेरिएशन, अगर सपोज करिए आपको कोई ऐसा केस बना करके दे दिया जाए जिसमें, देखिए हमने पूरा का पूरा जो स्टार्ट ही किया था इस पूरे टॉपिक का, तो उसमें मैंने बोल दिया था थीटा की वैल्यू स्मॉल होगी स्मॉल होगी स्मॉल होगी, सो दैट साइन थीटा टैन थीटा आप लेकर के चल रहे थे सेम। बट अगर ऐसा कोई केस बना के दिया जाए जहां पर साइन थीटा टैन थीटा के इक्वल ना रह जाए, मतलब थीटा की वैल्यू स्मॉल ना हो, उस केस में क्या करेंगे? मींस इफ थीटा इज नॉट स्मॉल, उस केस में हम क्या करेंगे? तो ऑब्वियसली उस केस में यहाँ पर चेंज क्या आने वाला है, इसको समझिए, उसको समझिए। डी साइन थीटा इज कॉल्ड द, देखिए डी साइन थीटा इज कॉल्ड द पाथ डिफरेंस। डेल्टा एक्स तो डी साइन थीटा था, बट थीटा स्मॉल नहीं, इसलिए हम साइन थीटा को टैन थीटा नहीं बोल सकते। बताइए, समझ पा रहे हैं, है ना? तो डी साइन थीटा इक्वल है डेल्टा एक्स के। अब डेल्टा एक्स की वैल्यू, अगर सपोज हमें लिमिटिंग केस की बात करनी, लिमिटिंग केस की बात करनी कि थीटा स्मॉल भी नहीं है और मैक्सिमम ऑर्डर जो फ्रिंज का मिलेगा, मैक्सिमम ऑर्डर वो कितना होगा, ये भी हमसे पूछ दिया जाए साथ में, तो हम बोलेंगे कि फॉर ब्राइट फ्रिंज डी साइन थीटा इक्वल होगा डेल्टा एक्स के, एंड डेल्टा एक्स इक्वल होगा एन लैम्डा के, होगा ना? बताइए, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, थीटा की जो वैल्यू होगी, अगर किसी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए बात हो रही है, सपोज यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लूं, यहाँ पर इस एग्जांपल के साथ समझिए, मैंने वही सेम सेटअप बना रखा है, वही सेम सेटअप है। इसमें S1 S2 स्लिट्स लिए हैं, सोर्स वही है, डिस्टेंस डी भी वही है, कैपिटल डी स्मॉल डी भी वही है, सोर्स मोनोक्रोमेटिक है, वेवलेंथ लैम्डा है। अब मैंने बोला बेटा यहाँ पर ये था सेंटर ऑफ द स्क्रीन एंड ये है पॉइंट P, एंड मैंने देखा कि पॉइंट P की जो एंगुलर पोजीशन है वो थीटा है, थीटा की वैल्यू स्मॉल नहीं है। ठीक है ना, देख पा रहे हैं थीटा की वैल्यू स्मॉल नहीं है, मैं मान के चल रहा हूँ। और आपसे बोला गया है कि पॉइंट P पर लेट फोर्थ ब्राइट फ्रिंज बन रही है। क्या हो रहा है? फोर्थ ब्राइट फ्रिंज पॉइंट P पे बन रही है। तो अब पॉइंट P की पोजीशन मुझे बतानी होगी, तो मैं क्या करूंगा?
पोजीशन बतानी होगी तो क्या करें? अगर सपोज यहाँ पर, तो आप यहाँ पर इस रिलेशन को देख रहे हैं कि भाई डी साइन थीटा इक्वल है एन लैम्डा के, एंड एन की वैल्यू यहाँ पर हमने क्या ले ली है? 4 लैम्डा ले ली है। अब इसके अकॉर्डिंगली हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना? हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, एंगुलर पोजीशन निकालनी थी तो थीटा की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से साइन थीटा कितना हो जाएगा? 4 लैम्डा बाई डी, वैल्यूज रखेंगे, सॉल्व कर देंगे, थीटा की वैल्यू यहाँ से ऑब्टेन हो जाएगी। बताइए ठीक है ना? तो ये जो प्रोसेस है यही प्रोसेस हम फॉलो करेंगे, अब चाहे ब्राइट फ्रिंज हो या डार्क फ्रिंज हो या कोई जनरल पॉइंट हो। डार्क फ्रिंज के लिए भी सेम रिलेशन इसी तरह का कि डी साइन थीटा इक्वल होगा किसके इक्वल होगा? 2n-1, यही था ना रिलेशन, 2n-1 लैम्डा बाई 2। तो यहां से साइन थीटा लिखेंगे, साइन थीटा डार्क फ्रिंज के लिए, तो ये 2n-1 लैम्डा बाई 2d बनेगा रिलेशन। अब सपोज पॉइंट पी पे 7th डार्क फ्रिंज बन रही है, तो उसकी एंगुलर पोजीशन आपको बतानी है, थीटा स्मॉल नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसके अंदर n की वैल्यू 7 प्लेस करेंगे, सॉल्व करेंगे। बताइए ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो ये इस तरह से हम, अगर स्मॉल एंगल नहीं मिल रहा है तो हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं कर सकते इस केस में, ये लिमिट यहाँ पर दिख रही है, ठीक है? तो ये 5th वेरिएशन था। 6th वेरिएशन, इफ प्लेन ऑफ slits is kept perpendicular to screen, ये समझिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है ये। देखिए क्या हो रहा है, अभी तक हमने जो अरेंजमेंट देखा उसमें क्या देखा है कि स्क्रीन का जो स्क्रीन जो होती है, प्लेन ऑफ स्लिट्स जो होते हैं वो दोनों पैरेलल होते हैं। अभी तक का केस ऐसा ही था, बट इस बार थोड़ा सा वेरिएशन कर दिया। स्क्रीन तो ऐसे ही है, लार्ज स्क्रीन है, काफी लार्ज साइज की स्क्रीन यहाँ पे कंसिडर कर ली मैंने, ठीक है ना बेटा? स्क्रीन ऐसी ही है, बट जो स्लिट्स है, स्लिट्स का प्लेन अब यहाँ पर ऐसा है, देख सकते हैं आप कि हमने कुछ ऐसा अरेंजमेंट बनाया। अब ये क्यों है ऐसे और यहाँ कैसे बने हैं ये मैटर नहीं है, मैटर क्या है कि दो कोहेरेंट सोर्सेस हैं S1 एंड S2, एंड दोनों का प्लेन ये है, जो स्क्रीन है ये परपेंडिकुलर है, ठीक है? ओके, इस अरेंजमेंट के अंदर अब क्या होगा, इस अरेंजमेंट के अंदर क्या करें? तो अब यहाँ पर बेसिक सा प्रोसेस समझ लीजिए, क्योंकि इस प्रोसेस को यूज करेंगे हम, कोई फॉर्मूला नहीं है अब इसके अंदर। लेट S1 एंड S2 दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो n लैम्डा है, मान लिया मैंने। बताओ बेटा, मैंने एज्यूम किया है कि S1 एंड S2 दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो n लैम्डा के इक्वल है, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट, जिस लाइट को यहाँ से ये S1 एंड S2 सोर्सेस एमिट कर रहे होंगे, कोहेरेंट सोर्सेस है ना दोनों स्लिट्स, तो इसी लैम्डा वेवलेंथ की वेव्स को एमिट कर रहे हैं। तो सेपरेशन बीच का n लैम्डा है, वेयर n इज एन इंटीजर। ओके, तो अब बताइए पॉइंट ओ पर जब दोनों ही वेव्स पहुंचेंगी, पॉइंट ओ पर जब वेव्स पहुंचेंगी यहां से एंड यहां से, S1 से जो वेव गई होगी पॉइंट ओ पर वो ये होगी, S2 से जो वेव गई होगी पॉइंट ओ पर वो ये होगी। बताइए दोनों के बीच में कितना पाथ डिफरेंस होगा? दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा? बताओ बताओ, कोई आंसर? अरे सर एन लैम्डा। एन लैम्डा है ना, दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा? एन लैम्डा के इक्वल होगा। तो पॉइंट ओ पर जो पाथ डिफरेंस है, मैं पाथ डिफरेंस यहाँ पे लिख रहा हूँ एन लैम्डा है। अच्छा, अगर एन एक इंटीजर था तो एन लैम्डा पाथ डिफरेंस जैसे ही बना, इंटीग्रल मल्टीपल है अगर लैम्डा का पाथ डिफरेंस, तो पॉइंट ओ पर क्या बनना चाहिए? बताओ पॉइंट ओ पर क्या बनना चाहिए? ब्राइट फ्रिंज। तो पॉइंट ओ पर सिंपली ब्राइट फ्रिंज बनेगी। बताइए क्लियर हो रहा है आपको ये पॉइंट? यस सर। पाथ डिफरेंस कितना है? क्योंकि यहाँ पर एन लैम्डा है। अब मैं पॉइंट ओ से इस तरफ धीरे धीरे मूव कर रहा हूँ, देखो इस तरफ मूव करता जा रहा हूँ पॉइंट ओ से लगातार, तो आपको दिखेगा अब यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। देखो जैसे जैसे आप पॉइंट ओ से इस तरफ चलेंगे तो आपको दिखेगा पाथ डिफरेंस जो कि पहले एन लैम्डा था अब एन लैम्डा से कुछ कम होने लगा।
पाथ रेफरेंस क्या होने लगा बेटा, कुछ कम होने लगा इस तरफ जाने पर। बताइए क्या आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहा है कि पाथ रेफरेंस तरफ जाने पे कम कैसे हो रहा है, क्या ये क्लियर हो रहा है आपको? अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो मैं अभी याद दिलाता हूँ कैसे कम हो रहा है। देखिए समझिए, मैं बोलूँ आपसे, इस स्क्रीन पे बहुत ही लार्ज डिस्टेंस पे कोई पॉइंट कंसिडर करिए स्क्रीन पर। स्क्रीन पे बहुत इन्फाइनेटली लार्ज स्क्रीन ली है मैंने, तो इस स्क्रीन पे एकदम लास्ट में कोई पॉइंट कंसिडर करिए। उस पॉइंट पे पॉइंट S1 से जो लाइट जाएगी वो कैसे जाएगी बताओ? पॉइंट S1 से जो लाइट जाएगी स्क्रीन के लास्ट एंड पे, जो कि इनफाइनाइट पे है, लाइट कैसे जाएगी? पैरेलल जाएगी क्या ऐसे? बताओ, ऐसे ही जाएगी ना लाइट, क्योंकि जब लाइट ऐसे जाएगी तब जाकर के इनफाइनाइट पे मिलेगी स्क्रीन पे। बोलो, ये लाइन और ये लाइन जब पैरेलल जाएंगी तभी तो इनफाइनाइट पे जाके मिलेंगी, ठीक है ना? ओके। इसी तरह से S2 से जो लाइट जाएगी इस डायरेक्शन के अलोंग, वो जाकर के स्क्रीन के लास्ट में जाकर के मिलेगी, मतलब इनफाइनाइट पे जाकर के मिलेंगी। बोलो ठीक है ना? जब इनफाइनाइट पे जाकर के हम स्क्रीन पे देखेंगे तो S1 और S2 दोनों ही लाइट वेव्स इक्वल डिस्टेंस से ट्रेवल करके आई होंगी, तो इनफाइनाइट पे जाकर के पाथ रेफरेंस कितना होगा? 0 होगा। बोलो, तो यहाँ पे पाथ रेफरेंस n लैम्डा है, इनफाइनाइट पे जाकर के पाथ रेफरेंस कितना हो गया बेटा? 0 हो गया है। इसका मतलब क्या, पाथ रेफरेंस लगातार इस तरफ आगे जाने पे कम हो रहा था, है ना? तो ये वाला लॉजिक यहाँ पर आपको सीधे सीधे लगा देना है। इस लॉजिक की बेसिस पे आप बोल सकते हैं कि जैसे जैसे हम पॉइंट O से इस तरफ मूव करेंगे स्क्रीन पे, पाथ रेफरेंस कम हो रहा होगा। इस पॉइंट पे पाथ रेफरेंस एग्जैक्टली n लैम्डा था। अब जब इस तरफ जाएंगे तो किसी पॉइंट पर, एक पॉइंट यहाँ पर ऐसा आएगा जहां पर पाथ रेफरेंस कम होकर के n-1 लैम्डा बचा होगा। उस पॉइंट पे भी ब्राइट फ्रिंज बनेगी। ऑर्डर नहीं डिसाइड कर सकते, ऑर्डर नहीं डिसाइड कर रहे हैं अभी हम यहाँ पर, कोई ऑर्डर की बात नहीं कर रहा हूँ। उस पॉइंट पे भी ब्राइट फ्रिंज बनेगी। और आगे जाएंगे तो एक और पॉइंट आएगा, है ना, जहां पर पाथ रेफरेंस कितना हो जाएगा बेटा? एक थोड़ा सा कम और हो गया तो n-2 लैम्डा बनेगा। तो एक और पॉइंट होगा जहां पर ब्राइट फ्रिंज बनेगी। तो ऐसे पोजीशंस मिलती जाएंगी। लेट अगर n की वैल्यू मैं 5 ले लूं एक एग्जांपल के लिए, तो इस पॉइंट पे जो पाथ रेफरेंस था वो 5 लैम्डा था। यहाँ पर एक पॉइंट आएगा जहां पाथ रेफरेंस 4 लैम्डा होगा, वहां पर ब्राइट फ्रिंज बनेगी। एक और पॉइंट आएगा जहां पर ब्राइट फ्रिंज बन रही होगी, जहां पर पाथ रेफरेंस 3 लैम्डा होगा। इस तरह का कुछ केस चलने वाला है, ठीक है ना? बताइए, समझ पा रहे हैं? अब आप क्या बोल सकते हैं इस कॉन्सेप्ट के साथ कि इन ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में डार्क फ्रिंजेस भी डेफिनेटली आएंगी। कोई ऐसा नहीं है कि सडनली इंटेंसिटी चेंज हो जाती है ब्राइट से डार्क, ग्रेजुअल प्रोसेस है ना। तो इनके बीच में यहाँ पर पॉइंट आएगा जहां पर डार्क फ्रिंज भी बनेगी। वहां पर पाथ रेफरेंस कितना होगा? उसी के अकॉर्डिंग n-1 लैम्डा और n लैम्डा दोनों के जस्ट बीच में जो पाथ रेफरेंस बन रहा होगा, ठीक है ना? मतलब ये हो जाएगा पाथ रेफरेंस उस पॉइंट पे 2n-1 लैम्डा बाई 2, है ना, इस तरह का। तो इनके बीच में डार्क फ्रिंजेस भी बनेंगी, वो पॉइंट भी आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है? ओके, क्लियर है? तो अब ऐसे ही जितना भी n का ऑर्डर होगा उसके अकॉर्डिंगली आप बता सकते हैं कितनी नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस बनने वाली है। अगर यहाँ पर n की वैल्यू 3 होती तो यहाँ पर 3 लैम्डा पाथ रेफरेंस, यहाँ पर 2 लैम्डा, यहाँ पर कितना होता बेटा? यहाँ पर सिर्फ लैम्डा होता। फिर यहाँ पर कोई पॉइंट आता जहां पर 0 होता, और 0 वाला पॉइंट कहाँ पर आएगा? इनफाइनाइट पे जाकर के आएगा। तो वो इनफाइनाइट वाले को हम नहीं काउंट कर सकते, वो स्क्रीन में कहाँ पर है? इनफाइनाइट वाले एंड पे है। तो ये फाइनाइट डिस्टेंसेस पे जो हमें ब्राइट फ्रिंजेस मिल रही है वो 3 है, 3 है। तो ये इधर भी है और इधर भी यहाँ पर पॉइंट्स मिलेंगे ना जहां पर 2 लैम्डा होगा, 2 लैम्डा होगा, लैम्डा होगा। तो ब्राइट फ्रिंजेस टोटल कितनी मिलेंगी ये काउंट कर सकते हैं हम इस तरह के एग्जाम्पल के अंदर। 5 ब्राइट फ्रिंजेस यहाँ पे मिल रही है हमको। बताइए, ठीक है? समझ पा रहे हैं इस एग्जाम्पल को? बताइए, क्या आपको ये क्लियर हो रहा है Yes, sir. कितनी ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगी? तो आप बोलेंगे 5। जहां पर पाथ रेफरेंस 0 हो रहा है वो कौन सा पॉइंट है? इनफाइनाइट वाला। तो फाइनाइट डिस्टेंसेस पे जो हमें ब्राइट फ्रिंजेस मिल रही है उनको हम काउंट कर रहे हैं, कितनी है? 5 है टोटल, ठीक है? देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए पहले तो। आपको एक स्क्रीन गिवन है इस बार, और वो भी स्क्रीन कैसी बेटा? सर्कुलर है। मतलब आप एक स्क्रीन को लीजिए, कर्व्ड स्क्रीन है, सर्कल के फॉर्म में। इसके अंदर देखिए सेंटर के अबाउट 2 सोर्सेस रखे हैं, S1 एंड S2। ये दोनों कैसे हैं? सिमेट्रिकल हैं सोर्स और इस सेंटर के रिस्पेक्ट में। अब क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन आपको गिवन है 3 लैम्डा। आपसे बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ मैक्सिमा जो फॉर्म होंगे सर्कुलर स्क्रीन पे वो कितने होंगे, ये आपको फाइंड आउट करना है,
कैसे करेंगे? तो सेम लॉजिक जो ऊपर हमने पढ़ा है उसी लॉजिक से करने हैं। ठीक है, क्या है लॉजिक इसको समझिए। ये S1 है, ये S2 है, मैंने इन दोनों को कनेक्ट किया। देखो इन दोनों को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ ऐसे, एंड एक लाइन मैंने ये ड्रॉ की है इनके परपेंडिकुलर। ये देखिए ऐसे कुछ, ये S1, ये S2। ठीक है, इस पॉइंट पे जब दोनों ही सोर्सेस से लाइट आएगी बेटा, इससे आएगी और इससे आएगी, तो इस पॉइंट पे दोनों के बीच में पाथ रेफरेंस कितना होगा? यहाँ पर देखते जाइए, यहाँ पर पाथ रेफरेंस कितना बनेगा? 3 लैम्डा बनेगा क्या? बताइए कितना बनेगा यहाँ पे पाथ रेफरेंस? 3 लैम्डा, मतलब ब्राइट फ्रिंज। इसी तरह से यहाँ पर जब पाथ रेफरेंस देखेंगे तो 0 मिलेगा। देखो इस पॉइंट के लिए जब पाथ रेफरेंस देखेंगे आप, तो आपको दिखेगा भाई ये सिमेट्रिकल पोजीशन थी, तो इस दोनों ही सोर्सेस से जो लाइट आएंगी वो सेम पाथ ट्रेवल करके आएंगी, मतलब 0 पाथ डिफरेंस। तो यहाँ पर पाथ डिफरेंस 0 हो गया, तो 0 पाथ डिफरेंस है तो ऑल्सो मैक्सिमा, तो यहाँ भी मैक्सिमा है। तो यहाँ पे 0 है पाथ डिफरेंस, यहाँ पे 3 लैम्डा है, मतलब इधर से इधर जा रहे होंगे तो पाथ डिफरेंस लगातार कम हो रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर कहीं पॉइंट आएगा जहाँ पे पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा होगा, रफली यहाँ पर मैं पॉइंट दिखा रहा हूँ 2 लैम्डा। यहाँ पर कहीं पॉइंट आएगा जहाँ पे पाथ डिफरेंस लैम्डा आया होगा। ठीक है, इसी तरह से जब हम इस पॉइंट से इस तरफ निकल जाएंगे तो अगेन पाथ रेफरेंस बढ़ने लगेगा। इस इधर कहीं पे कोई पॉइंट आएगा जहां पाथ रेफरेंस लैम्डा होगा, यहाँ पर कोई पॉइंट आएगा जहां पाथ रेफरेंस 2 लैम्डा होगा, एंड अगेन इस पॉइंट पे जब लाइट आएगी दोनों ही सोर्सेस S1 एंड S2 से, तो पाथ रेफरेंस कितना हो चुका होगा? अगेन 3 लैम्डा हो चुका होगा, है ना बेटा। इसी तरह से यहाँ पर पाथ रेफरेंस 0 है, तो यहाँ पर 2 लैम्डा आया होगा कहीं पर, यहाँ पर लैम्डा आया होगा, यहाँ पर लैम्डा आया होगा, यहाँ पर 2 लैम्डा आया होगा। बताइए इतनी ही फ्रिंजेस तो पॉसिबल है, इतने ही तो पोजीशंस है जहां पर पाथ रेफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट है। तो अब इस केस में कितनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस आपको मिल रही है, कितनी नंबर ऑफ ब्राइट मैक्सिमास आपको मिल रहे हैं? तो 1, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर ऑफ मैक्सिमास आपको मिलने वाले हैं। बताइए ठीक है, आंसर कितना? 12। ओके, सर 0 वाले को भी कंसिडर करेंगे? बिल्कुल करेंगे। इस बार हम 0 वाले को भी कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो वहां पर 0 वाले को छोड़ने का रीजन मैंने बोला है कि आपसे पूछा जाता है कि फाइनाइट पोजीशन पर, फाइनाइट डिस्टेंसेस पे जो फ्रिंजेस मिली वो बताओ। तो जो 0 पाथ रेफरेंस जहां पर था वो इनफाइनाइट पे था, इसलिए हमने उसको काउंट नहीं किया था। यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर तो 0 पाथ रेफरेंस जिस पॉइंट पे बन रहा है उस वो पॉइंट तो उतनी ही डिस्टेंस पे है, सर्कल के ही सर्कमफरेंस पे ही है ना, तो फाइनाइट पोजीशन पे ही है, तो इसलिए हमने इसको काउंट किया हुआ है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वेरिएशन देखिए क्या है। 6 में पहुंच गए थे 7th। when source is not symmetrical with S1 and S2। तो भाई अभी यहाँ पर अब एक नया केस यहाँ पर आया हुआ है कि अभी तक हमने जितने भी केसेस देखे उन सारे केसेस में एक चीज कॉमन थी। क्या? कि हम जो स्लिट्स फॉर्म कर रहे थे वो सोर्सेस के साथ सिमेट्रिकल पोजीशन पर था। सॉरी, ये देखिए, ये डायग्राम देखिए, डायग्राम अभी तक के केस में ये था सोर्स, स्लिट यहाँ पर और यहाँ पर, तो स्लिट S1, स्लिट S2, बीच का सेपरेशन कैपिटल D, है ना, एंड इनके बीच का जो डिस्टेंस है S1 एंड S2 के बीच का डिस्टेंस D है। ऐसा केस था अभी तक। हम यहाँ पर देख रहे थे कि भाई स्प्लिट जो सोर्स था वो S1 एंड S2 के साथ सिमेट्रिकल पोजीशन पे, सो दैट ये वाले जो पाथ होते थे ये हमेशा इक्वल होते थे। अभी तक जितने भी केसेस थे उन सब में ये वाले पाथ इक्वल थे। बट अगर सपोज करिए यहाँ पर जो सोर्स है इसकी पोजीशन यहाँ से चेंज हो जाए, बल्कि यहाँ से चेंज होकर के किसी और पोजीशन पे सोर्स पहुंच गया है, अब एग्जांपल ले रहे हैं
तो लेट ये सोर्स इस पोजीशन पे पहुंच गया, मान लेते हैं सोर्स कहां पर आ गया बेटा, यहाँ पर आ गया। तो अब क्या होगा, अब इस केस में आपको अगर कोई पॉइंट यहाँ पर गिवन है, लेट ये पॉइंट गिवन है, लेट पॉइंट पी, तो अब इस पॉइंट पी पर जो पाथ डिफरेंस होगा S1 एंड S2 से आने वाली लाइट के बीच में, इसको अगर आपको कंपेयर करना है तो आपको ये वाला पाथ नहीं देखना है, या फिर और क्लियरली बोलूं तो सिर्फ ये वाला पाथ नहीं देखना है, आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको पूरा का पूरा पाथ देखना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल में लाइट यहां से आकर के गई है। तो आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको वो ये पूरा का पूरा पाथ अब देखना पड़ेगा कि यहां से जो लाइट गई है उसने ये पाथ ट्रेवल किया है, यहां से जो लाइट गई है उसने ये पाथ ट्रेवल किया है। टोटल पाथ आप देखेंगे, उनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे, देन आप यहां पर बता पाएंगे कि पॉइंट पी पर ब्राइट फ्रिंज बन रही है या डार्क फ्रिंज बन रही है या समथिंग एल्स। समझ पा रहे हैं क्या बात? ओके, तो आपको यहाँ पर पूरे के पूरे पाथ का डिफरेंस देखना पड़ेगा। दिस इज द लॉजिक, दिस इज द रीजन। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि सोर्स एस जो है उसके साथ हमने किस तरह का यहाँ पर प्रॉपर्टी दी है कि सोर्स एस कहाँ पर है, किस तरह से यहाँ पर लाइट आ रही है, इनकी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर हेल्पफुल रहेगी। अब जैसे इस पार्ट के अंदर ही किस तरह का वेरिएशन हो सकता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले इसके केस आपको क्लियर हो गया, तो अब इसके अंदर का मैं कुछ वेरिएशन आपको दिखा रहा हूँ। देखिए देखिए एक वेरिएशन ये है इस तरह का, इसके अंदर भी एक केस ले लिया है कि भाई ये सोर्स जो है, सोर्स इधर कहीं है और बहुत ही लार्ज डिस्टेंस पे है। लेट ये डिस्टेंस क्या है, डी डैश है। कितनी बेटा, डी डैश। ठीक है, डी डैश डी के रिस्पेक्ट में बहुत ही लार्ज है। सिमिलरली वैसे ही जैसे यहाँ कैपिटल डी स्मॉल डी के रिस्पेक्ट में बहुत लार्ज थी, वैसे ही अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे अगर, तो आपको एक पॉइंट बहुत ही क्लियरली समझ में आएगा कि जब आप डिफरेंस लिखना है, देखिए डिफरेंस लिखना है, पाथ डिफरेंस, तो आप ऐसे ही लिखेंगे ना, पॉइंट पी पर जो लाइट पहुंची उनके बीच का पाथ डिफरेंस एस से पहुंचने वाली, तो उसको आप ऐसे लिखेंगे एस S1 प्लस S1P का डिफरेंस एस S2 प्लस S2P। बोलो ऐसे ही लिखेंगे ना बेटा, बताइए ऐसे ही लिखेंगे ना? ठीक है ना, क्लियरली समझ पा रहे हैं ना? ये डिफरेंस लिख रहा हूं मैं दोनों के बीच का। इस पार्ट को मैंने स्प्लिट कर दिया, देखो इस पार्ट को मैंने स्प्लिट कर दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया है एस S1 डिफरेंस एस S2 प्लस S1P डिफरेंस S2P। ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं दो पार्ट में। अब अगर मैं इस वाले पार्ट को हाइड कर लूं, आप इस वाले पार्ट को हाइड कर दीजिए, ये देखिए, देखिए इस वाले पार्ट को हाइड कर दीजिए। तो आपको पता है ना S1P और S2P दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, इसको हम एंगल के फॉर्म में लिख सकते हैं अगर आपको थीटा बहुत स्मॉल मिल रहा हो तो। अगर यहाँ पर मिलने वाला ये जो एंगल है वो स्मॉल है, या फिर स्मॉल डी कैपिटल डी के रिस्पेक्ट में स्मॉल है, तो हम इसको ऐसे लिखते थे ना, ये एंगल अगर थीटा है तो हम इस वाले पार्ट को कैसे लिखते थे बेटा, लाइक डी साइन थीटा। डिफरेंस जो था S2P माइनस S1P, क्या लिख रहे थे हम इसको, डी साइन थीटा लिख रहे थे, याद है आपको? इसी सेंस में, इसी लॉजिक से देखिए यहाँ पर मैं अगर मैं अगर S को कनेक्ट करूं इस लाइन से, एंड ये वाला एंगल आपको मेंशन है अगर, एंड ये एंगल अल्फा है, तो आप ध्यान से देखेंगे जो डायग्राम इधर बना था सिमिलरली वैसा ही डायग्राम इधर बना है। तो S1 माइनस S2 इनका जो डिफरेंस होगा वो भी तो इसी तरह से लिखा जा सकता है, डी साइन अल्फा। समझ पा रहे हैं क्या? बताइए ठीक है क्या? ओके, एंगुलर पोजीशन यहां पर मैंने डिफाइन कर दी है, ऐसे ही लिखा जाएगा ना? तो सिंपली आपको क्या करना है, अगर आपको इस तरह का कुछ वेरिएशन दिया गया है तो आपको यहाँ पर इस वाले पार्ट के लिए भी एक पाथ डिफरेंस मिल रहा है डी साइन अल्फा, उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा, देन सॉल्व करना पड़ेगा। ओके ठीक है, एक ये वेरिएशन था, एक और ऐसा ही वेरिएशन हो सकता है, देखिए इसी तरह से और क्या वेरिएशन हो सकता है।
देखिए सपोज आपसे बोल दिया गया है कि भाई यहाँ पर जो लाइट इंसिडेंट हो रही है वैसे आ रही है, कैसे आ रही है, मतलब हमने एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करा दी है लाइक दिस, ठीक है क्या। पैरेलल बीम ऑफ लाइट मींस आपने एक प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट कराया हुआ है। तो अब इस तरह से अगर लाइट आ रही है तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में भी सेम उसी तरह का रिलेशन बनेगा। अगर आपको ये एंगल गिवन है थीटा, तो S2P माइनस S1P की वैल्यू तो आप d sin थीटा लिख सकते हैं, है ना। S2P माइनस S1P इक्वल होगा d sin थीटा। देखिए इस बात का ध्यान रखना होता है कि S2P ज्यादा होगा या S1P ज्यादा होगा, ये बात आपको साथ में लेके चलनी पैरेलली, ठीक है। एंड इधर देखें तो ये वेव फ्रंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो पॉइंट्स जो सेम फेज में होंगे। तो यहां से यहां तक जब ये वेव फ्रंट यहां से यहां तक पहुंचेगा तो इस वाली वेव ने इतना पाथ एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है, तो हमें ये पाथ डिफरेंस और निकालना पड़ेगा, है ना। सॉरी डायग्राम कुछ इनकरेक्ट हो गया। जब ये यहाँ पर पहुंचेगा ये वाला वेव फ्रंट, ये देखिए, तो इस वाली वेव ने इतना पाथ एक्स्ट्रा ट्रेवल किया होगा ना, जो यहाँ पे लाइट पहुंच रही है और जो यहाँ पे लाइट पहुंच रही है उसमें से देखें अगर, तो इतना पाथ एक्स्ट्रा ट्रेवल किया गया है। तो ये एक्स्ट्रा पाथ हमें और निकालना पड़ेगा। तो ये एक्स्ट्रा पाथ आपको और निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए आप बोलेंगे भाई सिंपली हम यहाँ पर 1 मिनट, देखिए ये पाथ और निकालना पड़ेगा। ये पाथ निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पर आपको ये एंगल गिवन है, अगेन मैं एज्यूम कर रहा हूँ लेट ये एंगल आपको अल्फा गिवन है, देखिए ध्यान से देखिए, स्मॉल डी को इस तरफ लगा देता हूं मैं, लेट ये एंगल आपको अल्फा गिवन है, ठीक है बेटा। ये अल्फा है अगर, तो ये क्या होगा 90 माइनस अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा होगा तो ये क्या होगा अल्फा होगा। ये अल्फा है अगर यहाँ पर, तो आप क्या बोल सकते हैं, ये क्या होगा बेटा 90 माइनस अल्फा, ठीक है ना। या फिर सिंपली आप यहाँ पर इस यहाँ पर चाहें तो आप सिंपली ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमें ये वाला एंगल निकालना है। देखिए ये अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा है, ये 90 माइनस अल्फा है तो ये अल्फा है ना। अब इस वाले ट्रायंगल को सिलेक्ट कर लीजिए। इस ट्रायंगल के अंदर डी ये है, ये अल्फा है, तो ये वाली साइड जो होगी वो डी कॉस अल्फा होगी, एंड ये वाली साइड जो होगी वो डी साइन अल्फा होगी, है ना। अभी भी कितनी होगी ये साइड, डी साइन अल्फा। तो डी साइन अल्फा एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल किया होगा S1P वाली लाइट ने, है ना। तो ये वाला एक पाथ डिफरेंस आपको डी साइन अल्फा और मिल रहा है। तो टोटल पाथ डिफरेंस अगर देखेंगे तो टोटल पाथ डिफरेंस, तो एक तरफ S2P है एंड एक तरफ S1P प्लस डी साइन अल्फा है, एंड इन दोनों क्वांटिटीज के बीच में, जस्ट मिनट, एक तरफ S2P है और एक तरफ S1P प्लस डी साइन अल्फा है। इन दोनों क्वांटिटीज के बीच में जो पाथ डिफरेंस आएगा दैट विल बी द एक्चुअल पाथ डिफरेंस, है ना। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो S2P माइनस S1P बनेगा प्लस डी साइन अल्फा बनेगा। S2P माइनस S1P की वैल्यू डी साइन थीटा है एंड ये डी साइन अल्फा है। तो इस तरह से वेरिएशन कुछ भी बना करके दिया जा सकता है। बताइए समझ पा रहे हैं ना, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, consider the arrangement shown in figure. The distance D is large compared to the separation D between the slits. Find the minimum value of value of small d so that there is a dark fringe at O. ठीक है, डार्क फ्रिंज बने पॉइंट O पर, इसके लिए मिनिमम वैल्यू स्मॉल d की क्या होनी चाहिए। पहले तो आप ये बताइए आपको डायग्राम क्लियर हो रहा है, आपको क्या ये डायग्राम क्लियर हो रहा है, ये कैसे आ रहा है बताइए क्या हो रहा है यहाँ पर। पहले समझिए डायग्राम को। सबसे पहले तो यहाँ आपको लेफ्ट में दिख रहा होगा कि एक प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट कराया हमने, मींस पैरेलल लाइट रेज आई होंगी। अब उस प्लेन वेव फ्रंट में यहाँ पर एक स्लिट बनाया, तो एक स्लिट बनाते ही यहाँ पर सोर्स ये बन गया, तो ऐसे लाइट्स आ रही हैं। बट तो ये वो सोर्स हो गया जिसको हम सिंपली एस बोलते हैं।
यहाँ पर 2 स्लिट्स और बनाई हैं तो ये S1 S2 हो गई। इस बार दिख रहा है आपको कि जो स्लिट्स हैं वो इस सोर्स के साथ सिमेट्रिकल पोजीशन पे नहीं है। अब क्या करें? अब आपको इसके साथ बोला जा रहा है कि पॉइंट O जो है उस पॉइंट पर मिनिमा अगर बने डार्क फ्रिंज बने तो उसके लिए स्मॉल डी की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए। चलो ठीक है, देखते हैं। तो अभी इसके पहले का तो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो ही रहा है ना। तो यहाँ से जो लाइट आ रही होगी उस लाइट को देखते हैं। सोर्स एस ये था, इस एस से जो लाइट आ रही होगी एक ऐसे आ रही होगी बेटा, और एक डायरेक्टली ऐसे जा रही होगी। ये हैं 2 लाइट वेव्स, बोलो ठीक है ना। इनको नाम दे देते हैं पॉइंट्स को, S1 S2 S एंड पॉइंट O। आपको पाथ रेफरेंस देखना पड़ेगा, मिनिमा के लिए पाथ रेफरेंस चाहिए पहले। तो पाथ रेफरेंस कितना होगा? तो बेटा ये वाला जो पाथ है, ये वाला पाथ, ये कितना हो जाएगा? आप पहले तो यहाँ पे सिंपली देख पा रहे हैं ना, पाइथागोरस लगता हुआ दिख रहा है, तो आप पाइथागोरस लगा कर लिख दीजिए। तो ये आएगा √(d² प्लस स्मॉल d², आएगा ना ये वाला लेंथ। सिमिलरली ये वाला जो लेंथ है, ये वाला लेंथ भी इतना ही होगा। ये वाला लेंथ देखिए, ये वाला लेंथ भी इतना ही होगा। तो टोटल लेंथ जो आ गया ये 2 टाइम्स ऑफ दिस आ गया। एंड ये वाला लेंथ कितना दिख रहा है? ये वाला लेंथ आपको दिख रहा है 2d, तो ये आ गया माइनस का 2d। दिस इज द डेल्टा एक्स। बोलो ठीक है, ओके। अब पॉइंट O पर पाथ रेफरेंस कितना बन रहा है? मिनिमा के लिए जरूरी है, मिनिमा के लिए क्या जरूरी है कि हम पाथ रेफरेंस हमें कितना मिल रहा हो, λ/2 मिल रहा हो, एट लीस्ट कितना मिल रहा हो, λ/2 मिल रहा हो, है ना, लीस्ट वैल्यू। तो ये λ/2 कर दी मैंने, 2 टाइम्स ऑफ d² प्लस स्मॉल d² की पावर 1/2 माइनस का 2d, ऐसे बन गया है। अब इसको मैं देखो सॉल्व कर रहा हूँ। मैंने d² कॉमन किया ब्रैकेट के अंदर से, देन बाहर निकाला तो d बन गया। ये बन गया है 1 प्लस स्मॉल d² बाई कैपिटल d² टू द पावर 1/2 माइनस का 2d, दिस इज इक्वल टू λ/2। आप समझिए इस रिलेशन में बेसिकली कैपिटल डी की जो वैल्यू होगी वो स्मॉल डी के कंपेरेटिवली बहुत ही स्मॉल होगी। यहाँ पर आपको ये मेंशन किया गया है, डी इज लार्ज कंपेयर टू द सेपरेशन डी। तो अगर डी बहुत लार्ज है तो डी बाई इस कैपिटल डी तो और ज्यादा स्मॉल हो जाएगा। भाई डी बहुत लार्ज था तो ये वैल्यू बहुत छोटी थी, अब डी बाई डी का स्क्वायर तो और ज्यादा स्मॉल हो गया। ये इतना स्मॉल हो गया कि यहाँ पर हम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन अप्लाई कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली ये रिलेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 प्लस 1/2 d² बाई कैपिटल d² माइनस का 2d बन जाएगा। 2d कॉमन, 2d यहाँ पर देखिए 2d यहाँ पर कॉमन हो गया है, 1 माइनस d² बाई 2d² माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस था ये कैंसिल हो गया, d से ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये इक्वल है λ/2 के। ठीक है, ये बन रहा है लैम्डा की। देखिए यहाँ पर d² की वैल्यू आपको निकालनी थी, तो स्मॉल d² इज इक्वल टू d λ/2। तो d की वैल्यू कितनी मिली आपको? इतनी मिल गई है, बताइए ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो स्मॉल डी की इस वैल्यू के लिए आपको पॉइंट O पर मिनिमा मिलने वाला, पॉइंट O पे डार्क फ्रिंज मिलने वाली है। सेकंड पार्ट, सपोज d हैज दिस वैल्यू, फाइंड द डिस्टेंस x at which the next bright fringe is formed। अब सपोज यहाँ पे ये डायग्राम देख लीजिए, इस डायग्राम के अंदर आपसे बोला जा रहा है कि सपोज कि d की वैल्यू इतनी ही है जितनी आपने फर्स्ट पार्ट में निकाली है। तो अब पॉइंट P एक दिखाया गया है स्क्रीन पे सेंटर से x डिस्टेंस पर, उस x की वैल्यू कितनी हो जिसके लिए नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज आपको मिले। नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज का मतलब यहाँ पर थोड़ा सा स्पेसिफाई कर देता हूं मैं, नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज की जगह मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ इस तरफ। देखिए इस पॉइंट पे क्या बना है, मिनिमा बना है, तो इसके इस तरफ जा रहे हैं तो कहां पर आपको ब्राइट फ्रिंज मिलेगी ना, इस तरफ जाने पर। तो पॉइंट O के रिस्पेक्ट में नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज जो आपको मिलेगी ना उसकी बात हो रही है। तो D की कौन सी वैल्यू होगी जहां पर नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, ये पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे, तो डायग्राम बना दीजिए, डायग्राम बना देंगे आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। देखिए क्या है, मैं डायग्राम बना देता हूं।
देखिए ऐसे ही कुछ है बेसिकली। ये है पॉइंट जहां पर सोर्स एस को मान रहे हैं, ये है S1, ये है S2, ये है पॉइंट O। अब इस पॉइंट O पर तो पाथ रेफरेंस ऑलरेडी λ/2 ही था एग्जैक्टली, है ना बेटा। तो अब देखिए यहाँ से मैं डायग्राम एक दिखा रहा हूँ, रे डायग्राम में दिखा रहा हूँ। रेज जो जा रही होंगी कि इधर से रे ऐसे गई हैं एंड एग्जैक्टली मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया जो पैरेलल जा रही होगी यहाँ से रेज, अगर S1 से, वो जहाँ पे इंसिडेंट होंगी वो वाला पॉइंट। एंड एक रे तो यहाँ से जा ही रही है। देखिए पॉइंट P की जो पोजीशन मैंने अभी ली हुई है, इस पोजीशन P पर देखिए, अगर ये लेंथ D है तो मैंने ये लेंथ भी D ही है, जस्ट D ही ले ली है ना। अब आपको इस तरह की जो ज्योमेट्री दिख रही है उसमें साफ साफ दिख रहा है भाई ये जो डिस्टेंस है कैपिटल D है, ये क्वेश्चन के अंदर जो डिस्टेंस है कैपिटल D है एंड ये डिस्टेंस भी कैपिटल D है। तो ये जो आपको ज्योमेट्री बनी हुई दिख रही है ये तो पैरेललोग्राम बन गया। बताइए ठीक है ना, बोल लो बेटा पैरेललोग्राम बन गया सिंपली, है ना। अब इस केस में आपको क्या दिखेगा कि ये वाला जो टोटल पाथ है एंड ये वाला जो टोटल पाथ है ये दोनों तो इक्वल हो गए, एंड दोनों ही पाथ अगर इक्वल हो गए तो इस पॉइंट पे एग्जैक्टली पाथ डिफरेंस कितना बनेगा, 0 बनेगा ना पाथ डिफरेंस। यहाँ पर पाथ डिफरेंस 0 बन गया, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज बन गई। अच्छा λ/2 था यहाँ पर पाथ डिफरेंस, इस तरफ जाएंगे तो λ/2 के बाद अब जब मिनिमम जो हो सकता है पाथ डिफरेंस वो 0 ही हो सकता है। बताइए समझ पा रहे हैं क्या। तो इस तरफ जाने पे फर्स्ट टाइम जो पाथ डिफरेंस है 0 यहीं पर आया होगा, मतलब फर्स्ट टाइम जो यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज बनेगी वो पॉइंट P यही वाला है, इसके पहले कोई और पोजीशन नहीं होगी जहां पर ब्राइट फ्रिंज मिली होगी। बताइए समझ पा रहे हैं ना। तो पॉइंट P की ये पोजीशन जो मैंने दिखाई है, इस पोजीशन पर आपको ब्राइट फ्रिंज मिल रही होगी, और सबसे फर्स्ट पोजीशन जब पॉइंट O से आप गए होंगे तो सबसे फर्स्ट पोजीशन यही मिली होगी। तो सिंपली आंसर क्या हो गया सेकंड पार्ट का कि x की वैल्यू स्मॉल d जब आप लेंगे तो आपको ब्राइट फ्रिंज मिल रही होगी। बताइए समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं मेरी बात, ठीक है क्या। यस सर। ओके। अब इसी तरह से अगर कोई और वेरिएशन आपको बना के दे दिया जाता है कि लेट यहाँ पर कोई पॉइंट है जहां पर आपको फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन बतानी है, तो अब आपको क्या करना था, अब आपको सीधा सीधा ये वाला जो मेथड था इसी मेथड को यूज करना पड़ेगा। लेट अगर मैं बोल दूं आपसे कि यहाँ पर कोई पॉइंट है पॉइंट Q, एंड पॉइंट Q पर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज बन रही है, तो आपको यहाँ से एक वेव लेकर के जानी पड़ेगी, आपको यहाँ से एक वेव लेकर के जानी पड़ेगी, एंड दोनों ही वेव्स के एक्चुअल पाथ लिखने पड़ेंगे, देन उनका डिफरेंस लिखना पड़ेगा, देन इस तरह से अप्रोक्सीमेशन लेने होंगे, देन आप सॉल्व करेंगे, तब आपको x की वैल्यू मिल पाएगी जाकर के। समझ पा रहे हैं, ओके ठीक है। लास्ट पार्ट में क्या पूछा था, फाइंड द फ्रिंज विथ। फ्रिंज विथ आपको बतानी है, फ्रिंज विथ कैसे बताएं। तो भाई देखिए यहाँ पर आपको पता है कि जब हम फ्रिंजेस के साइज की बात करते हैं तो बहुत ही स्मॉल होती है एज कम्पेयर टू अदर क्वांटिटीज, है ना, अदर डायमेंशंस के कंपेरेटिवली फ्रिंज विथ बहुत ही स्मॉल होती है, बहुत ही स्मॉल साइज फ्रिंजेस होती है, तो इनकी विथ भी ऑलमोस्ट सेम ही चलती है ना। तो अब फ्रिंज विथ लिखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है, देखिए फर्स्ट डार्क है, ये क्या था यहाँ पर, ये सॉरी ये क्या था यहाँ पर, डार्क फ्रिंज थी, इसके बाद ये नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज मिली, तो ये β/2 हो गई ये लेंथ। बताइए ये लेंथ कितनी होगी, β/2 हो गई, क्योंकि एक ब्राइट से अगली ब्राइट तक की जो पोजीशन होती है वो फ्रिंज विथ होती है। तो यहाँ पर अगर एक ब्राइट फ्रिंज होती है और यहाँ पर एक ब्राइट फ्रिंज होती है तो दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो होता है फ्रिंज विथ। समझ पा रहे हैं ना। तो अभी ये β/2 इक्वल हो गया है d के, एंड β/2 अगर d के इक्वल है तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 2d के इक्वल आ गई। बताओ भाई ठीक है, ओके